मेरा नमस्कार। पायस विजन संस्था की 10वीं वर्षगांठ पर मैं आप सभी का पायस विजन संस्था में स्वागत करती हूँ। हमारी संस्था में काउंसलिंग का कार्यक्रम 2011 से ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इस संस्था ये कार्य करते हुए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करते हुए 2014 में हमारी संस्था को इस मुख्य रूप से यहाँ पर स्थापित किया गया। तो इसी 10 वर्ष की आज हम लोग कार्य करते हुए 10वीं वर्षगांठ हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। बहुत से उतार चढ़ाव हैं, कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया, कुछ पुराने लोगों ने हमें छोड़ा। इसी उतार चढ़ाव के साथ अपनी संस्था को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी संस्था की 10वीं वर्षगांठ पर स्वागत है। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे पायस विजन संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट मोटिवेशनल स्पीकर देवेंद्र कुमार पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे चीफ गेस्ट को पौधा देकर सम्मानित करें। आज हमारे बीच चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित हैं डॉक्टर DK तिवारी जी, जो कि एक शिक्षक हैं, समाज सेवक हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 15 वर्षों से अधिक कार्यरत हैं धर्म के साथ अध्यात्म के क्षेत्र में। मैं आग्रह करती हूँ सर DK तिवारी सर को पौधा देकर सम्मानित करें। समय के अभाव होने के कारण हमारे बीच डॉक्टर संदीप मिश्रा सर अनुपस्थित हैं, लेकिन उनकी जगह पर हमारे साथ है मिसेस संदीप मिश्रा मैम। मैं सर से निवेदन करूंगी कि पौधा देकर मैम का स्वागत करें। हमारी संस्था की टीम मैडम को पीछे उनको मैडम को पीछे बैठा आप लोग आगे 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 आगे। अब मैं पायस विजन के संस्थापक आशीष पांडे सर को आमंत्रित करूंगी कि हमारे संस्था के अध्यक्ष को पौधा देकर सम्मानित करें। हमारी संस्था की टीम मेंबर किरण मैम को सर पौधा देकर हम सम्मानित करें सर। संस्था के वर्षगांठ के अवसर पर हमारे बीच हमारे उपस्थित डॉक्टर DK तिवारी सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि हमारी संस्था के लिए कुछ शब्द कहें। इसको आगे यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार और बधाई आशीष जी को कि 0 से शुरू करके 10 साल आप सफलतापूर्वक ले आए। कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत की उसमें एक आध लोगों से शुरुआत की, आज की डेट में मुझे लग रहा है 15, 20, 25 लोगों का साथ है। हो सकता है कुछ लोग समय की वजह से ना आ पाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, हमने देखा, हम तो फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को पढ़ाते हैं और देखते हैं कि उनको टैकल करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो शारीरिक रूप से ही नहीं स्वस्थ है उसको पढ़ाना बड़ा कठिन है। लेकिन उससे भी कठिन है जो मानसिक रूप से नहीं सही है, क्योंकि आप कितना भी उसको कुछ बताएंगे, जब वो उसकी मानसिक स्थिति नहीं सही रहेगी तो काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो इनका धन्यवाद कि इतना कठिन विषय लेके अब समाज में इतना बढ़िया काम इन्होंने शुरू किया, इसके लिए हृदय से बधाई आपको। और कहीं भी हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
दुनिया का हर सफल व्यक्ति जीरो से शुरू होता है और क्या 100 में 2 जीरो लगाता है, 3 जीरो लगाता है, ऐसे आगे बढ़ता रहता है। हमारी शुभकामनाएं हैं 10 वर्ष नहीं, आप 20 वर्ष समाज को दें और आप लोग भी जो लोग जुड़े हुए हैं, मतलब मुझे लगता है कि एक इसमें ऐसा भी एक सिस्टम रखा जाए कि हम लोग महीने 2 महीने में ज़रूर एक बार मिलें, भले छुट्टी का दिन रख लीजिए मिलने का, तो आदमी को जिस विधा में जो व्यक्ति निपुण है उस विधा से जुड़ी कुछ जानकारी 10-5 मिनट दे सकता है। तो महीने 2 महीने 3 महीने जब भी अपने पास समय बचता है, फेस्टिवल का सीजन होता है, बहुत सारे अपने यहाँ सनातन धर्म में त्यौहार हैं, उसी के माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से जुड़ें। होता क्या यहाँ मिले, अब हमको पता ही नहीं कि सामने वाले क्या एक्सपर्टाइजेशन क्या है, फिर 6 महीने बाद मिले तब तक वो पता चला चेहरा बदल गया, वो कहीं और चला गया। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ तो कई लोग आए और गए, तो हर बार चेहरे नए बदल जाते हैं। तो इसी बहाने एक जब मुलाकात रहती है तो ये पता होता है कि कौन आदमी किस विधा में क्या क्या कार्य कर सकता है और समाज के लिए और भी क्या काम कर सकता है। कम्युनिकेशन बढ़ेगा, निश्चित रूप से जब मिले जुलेंगे तभी कम्युनिकेशन बढ़ेगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद और आशीष जी को विशेष रूप से धन्यवाद भाई, इन्होंने वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपके सहयोग से हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे बीच रूबी मिश्रा मैम है, मैं चाहूँगी हमारी संस्था के लिए 2 शब्द कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पाइस विजन संस्था के 10 साल पूरे हो चुके हैं। शायद मैं 10 साल से तो नहीं, लेकिन 5-6 साल से तो यहाँ मैं आ रही हूँ, जान रही हूँ। बहुत बड़ी बात है 10 साल पूरे होना। और भैया आशीष भैया इतने अच्छे ढंग से संस्था को चला रहे। मैं कई बार यहाँ आती हूँ, अतिथि को लेके मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबके इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे व्यवहार, और पेशेंट भी आते हैं उसको मैं देखती हूँ, इतने अच्छे से समझाया जाता है यहाँ। बहुत बड़ी बात है। मेंटल हेल्थ का जो मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट होते हैं उसको समझाना बहुत बड़ी बात है। उसको यहाँ देखती हूँ कितने पेशेंट यहाँ ठीक भी हो, जैसे मैं जानती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज में ऐसी संस्था और हो और इसके नाम हो। मैं चाहती हूँ विश्व में पाइस विजन का नाम हो, और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ जितने ज़्यादा इसका नाम होगा हम लोग गौरवान्वित होंगे, और कानपुर शहर में भी हमारा नाम होगा, विश्व में भी नाम होगा, बहुत बड़ी बात है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने अपने शब्दों से हमें लाभान्वित किया। अब मैं अपनी टीम मेंबर किरण मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी कि 2 शब्द कहें। सभी को नमस्कार। पायस विजन के बारे में क्या बोलूं, क्योंकि मैं अपनी कल्पना पायस विजन से अलग होकर नहीं कर पाती हूँ। बहुत समय हो गया है, लगभग 9 साल तो हो चुके हैं। शुरुआत से ही इससे जुड़ी हुई हूँ, तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। बस ये है कि आप सभी लोग जहाँ पर भी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, बस अपना रोल अच्छे से प्ले करते रहें। जहाँ पे कुछ छोटी मोटी समस्या भी दिखती है, जहाँ आपको लगता है आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। हम सभी लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल नोबल पर्पज़ से काम करते हैं। हमारा कभी भी फाइनेंशियल पर्पज़ नहीं होता है, वो तो अलग बात है कि हम फीस लेते हैं, लेकिन पूरा नोबल पर्पज़ से काम करते हैं। तो अगर कोई भी मेंटली अनहेल्दी दिखता है, आपसे सिर्फ बात करने से, आपके थोड़े से गाइडेंस से अगर किसी का अच्छा हो सकता है, तो ज़रूर उसकी हेल्प करिए और हमसे जुड़े रहिए, और अपनी शुभकामनाएं ऐसे देते रहिए कि हम सभी लोग साथ में काम करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैलेट की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जुड़ी हैं डॉक्टर आराधना गुप्ता मैम, जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। पायस विजन के अध्यक्ष को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि मैम को पौधा देकर उनका स्वागत करें। क्या करना है? मैं चाहूँगी मैम कि हमारी संस्था के लिए 2 शब्द कहें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
पायस विजन संस्था के बारे में मुझे आशीष जी से मुलाकात के बाद पता चला। आशीष जी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में लोगों के सारे कदम बहुत सराहनीय हैं। सोशल मीडिया के थ्रू और आसपास अब कानपुर के लोगों के बीच में पायस विजन अब अपनी पहचान बना चुका है और सब इनकी और इनके टीम के अथक प्रयासों की वजह से संभव हो सका है। इनको हमारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में जैसे यह काम कर रहे हैं उसमें और तरक्की पाएँ और लोगों का भला करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं पायस विजन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सर को आमंत्रित करना चाहूँगी कि अपने शब्द हम सभी के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपने समय को बहुत बहुमूल्य समय से समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं और इसी तरह से संस्था का सहयोग करते रहें, क्योंकि ये संस्था विगत 10 वर्षों से काम कर रही है। इसकी 10वीं वर्षगांठ है। हालांकि 10 वर्ष उसको ऑर्गेनाइज हुआ है। इसके पहले भी इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि इन्होंने जीरो से शुरुआत करके आज इस स्टेज तक पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों का भी सहयोग भी है, आशीर्वाद भी है, जिसके कारण ये संस्था आगे बढ़ रही है और उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। मेरा केवल इस विषय में यही कहना था कि हमारे यहाँ जो कमी है वो सबसे बड़ी कमी है कि हमारे यहाँ लोग ये मानते नहीं है कि किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम हो भी सकती है। मेंटल प्रॉब्लम जिनको है वो तो नहीं मानेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जो उसके साथ वाले लोग हैं उनको तो ये कम से कम समझना चाहिए कि इसको मेंटल प्रॉब्लम अगर है तो उसको ऐसी संस्थाओं के पास लेकर के आएँ जिससे वो लोग इस चीज़ को समझ सकें कि वाकई में मेंटल प्रॉब्लम है। उससे क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। आपको भी पता चलेगा जब संस्था के पास ऐसे लोगों को लेकर के आएंगे, ये काउंसलिंग करेंगे, तो पता चलेगा कि उसको वाकई में मेंटल प्रॉब्लम है या नहीं है। कम से कम वो चीज़ पता तो चलेगी और जब पता चलेगी तभी इस चीज़ की अवेयरनेस भी लोगों के बीच में आएगी। अगर हम ज़रा भी सोशल वर्क करना चाहते हैं तो हमें ये ज़रूर चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों में इस चीज़ को वॉच करें कि कहीं पर, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पहले हम देखते थे कि लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे, इन्फॉर्मेशन कम आती थी, जिस कारण लोग परेशान रहते थे। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हो गए हैं, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आने लगी है कि उनके लिए ये तय करना मुश्किल है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो करेक्ट है या नहीं है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण संस्कारों का भी है, क्योंकि हमने ज्ञान तो बहुत कर लिया, शिक्षा तो बहुत प्राप्त कर ली, लेकिन उसके साथ जो कंट्रोलिंग के लिए हमें उनके संस्कारों की ज़रूरत है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। और किसी भी चीज़ को ज्ञान अगर बढ़ेगा, विज्ञान आगे बढ़ेगा, तो उसके साथ उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास ज़्यादा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको बहुतायत मात्रा में खर्च करें, बर्बाद करें। हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ हमारे पास बहुतायत है उसको किसको कितना देना है। अगर हम 440 वोल्ट सबको सप्लाई कर देंगे तो किसी के घर में लाइट तो जलेगी नहीं ना। वहाँ पे जो पावर सप्लाई चाहिए उचित वही करेंगे तभी जलेगी, अदरवाइज़ क्या होगा, सारे फ्यूज उड़ जाएंगे। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे समाज को आज की डेट में शिक्षा तो प्रॉपर मिल रही है, बहुत मिल रही है, लेकिन उसके साथ संस्कार नहीं मिल रहे। और उसी की वजह से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो आ रही वो इसीलिए आ रही है कि उनके पास कंट्रोलिंग नहीं है। किसी भी चीज़ को उन्हें जांचने का तरीका नहीं है, उनको अनुभव नहीं है इन चीज़ों का, और उनके पास वो चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं। तो ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, फिजिकल अवेयरनेस अगर हम देखें तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा जिम्स हैं, लोग जिम जाते हैं, योगा करना शुरू लोगों ने काफ़ी कुछ कर दिया है। तो ये चीज़ें अवेयरनेस आई, लेकिन मेंटल हेल्थ के प्रति अभी भी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। या तो लोग ये समझते हैं कि अगर आपने देखा कि इसके अंदर कुछ मेंटल प्रॉब्लम है तो उसको लोग पागल समझ लेंगे। वो अगर वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जा रहा है तो कहना ये वहाँ जाता है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है। तो ऐसा नहीं है। पागल स्टेज तो बहुत बाद की है। अगर उसको हम शुरुआत में ही रोक दें तो ये स्थितियाँ नहीं आएंगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और ये चाहता भी हूँ कि आप लोग इस तरह के लोगों को वॉच करें, संस्था तक ऐसे लोगों को जोड़ें, तो कम से कम आपका सोशल वर्क भी हो जाएगा और साथ साथ लोगों का भला भी हो जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। आई होप कि सभी लोग समझेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य एक बीमारी नहीं है। बीमारी जी।
अपनी 10 वर्षगांठ पर पायस विजन लॉन्च करने जा रहा है, पायस विजन जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, जिसमें हम लोग साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और विभिन्न आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के शोध कार्यों को प्रकाशित किया जाएगा। मैं अपने चीफ गेस्ट से आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो हमारे जर्नल को लॉन्च करें, पायस विजन जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। इसी के साथ 10वीं वर्षगांठ पर हम लोग डिजिटल एकेडमी ऐप को लॉन्च करने वाले हैं, जिसे आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं पायस विजन के संस्थापक आशीष पांडे सर को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो हमारे एकेडमिक ऐप के बारे में आप सभी को बताएं। हम लोगों ने जब इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया था तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती थी कि जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स रन होते हैं या जो ऑफलाइन प्रोग्राम स्पेशली साइकोलॉजी की फील्ड में रन होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उनके कॉस्ट को बियर नहीं कर पाते हैं। ये जो चैलेंज आता था स्टूडेंट्स के सामने, स्पेशली साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के सामने, या जो अदर कोर्सेज ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ से कनेक्टेड हैं और उनको बच्चे ईजिली अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो जो हम लोगों ने ये पायस विजन डिजिटल एकेडमी लॉन्च करी है, उसका जो पर्पस है वो ये है कि जितने भी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऐसा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइन करना जो बहुत ही ईजिली सबके लिए फिजिबल हो, सब लोग उसको आसानी से रजिस्टर कर सके, एनरोल कर सके और सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए पायस विजन डिजिटल एकेडमी लॉन्च की जा रही है, जो कि गूगल प्ले स्टोर में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सभी लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आगे इसमें बहुत सारे अभी अमेंडमेंट्स होने हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और ऐप लॉन्च करी है जिसमें हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, योगा, डाइट, न्यूट्रिशन, ये सारे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स अवेलेबल रहेंगे और वो भी ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है और वो भी बहुत जल्दी सभी के लिए ओपन हो जाएगी। और फिर उसके बाद में लोग कहीं से भी, किसी भी जगह से, किसी भी एक्सपर्ट से कनेक्ट होकर के कंसल्टेशन ले पाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसे जैसे संस्था हमारी आगे बढ़ती गई, हम कार्यों को करते गए, कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े। उसी श्रेणी में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आदरणीय श्री राम भजन जी सर, जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि हमारे संस्था के लिए कुछ शब्द कहें। Should I come there? मैं यही तो मैं तो पहली बार आया हूँ, हालांकि संस्था से जुड़े हुए 2-3 साल हो गए हैं इससे। एक बार और मीटिंग मेरे साथ मैंने अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों से, तो मुझे कोविशील्ड के जो फर्स्ट डोज ली इसका मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई और इसके बाद मुझे और कोई कोविड के सिम्टम्स नहीं आए, बट आई हैड सम स्टमक प्रॉब्लम और वो इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई धीरे धीरे कि मुझे ऑलमोस्ट बेड रेस्ट। बच्चे मेरे गुड़गांव में हैं, गुड़गांव, वहाँ तो मैंने पोलिटिक्स में और जो भी टेस्ट कराए सारे इवेंट एडमिट होकर के मैंने लेप्रोस्कोपी शायद वो कराया, मेरे अंदर वेट कैच हुआ, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम उनको कुछ नहीं मिली। जो भी पॉसिबल टेस्ट है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही थी। अल्टीमेटली वहाँ जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर भी गए से गए हुए थे वहाँ, उन्होंने उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा भाई इनको अभी फिलहाल ऐसा है कि आप इनको कहीं ऐसी जगह छोड़ दिए जहाँ ये कंफर्टेबल रह सकें, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्लोली ये विल बिकम ऑलराइट। मैं घर में लेटा रहता था, देन आई थॉट व्हाई नॉट टू कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने नेट में ही ढूंढा, नेट में मैंने 2-3 लोग मैंने नेट में ही सर्च किया। नेट सर्च में मुझे इनका मिला और भी 2-3 लोगों के नंबर मिले, बाकी कोई लेडीज मिली 1-2। मैंने सोचा लेडीज से अच्छा है कि मैं किसी जेंट्स को कनेक्ट करूँ, तो मैंने इनसे बात की आशीष जी से। मुझे इनका बातचीत में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीच में सॉरी मैं कभी बीच में इंग्लिश बोल जाता हूँ बीइंग माय बैकग्राउंड। तो इसके बाद मैंने कोई से बातचीत मुझे आई वाज रियली इम्प्रेस्ड में, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं आ पाऊँ, बट सम हाउ अदर आई रीच्ड हियर। किसी तरीके से मैं आई कुड क्लाइंब एंड रीच अप टू हियर। और मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे एक वे ऑफ लाइफ बताया और इसके साथ मैंने धीरे धीरे जो आई वाज नॉट एबल टू स्लीप
ये बिना पिल्स के लिए मैं सो नहीं पा रहा था, ये पोजीशन थी मेरी। और पेट में सिर्फ पेट की प्रॉब्लम थी, और इन्होंने मुझे बताया कि यू आर साइकोसोमेटिक नॉट सोमेटोसाइटिक। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, इन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ को बताई थी, बाकी मोस्टली इन्होंने अपना मुझे बताया कि आप किस तरीके से मतलब आप अपने आप को डे टू डे एक्टिविटीज़ एडजस्ट करिए। और उसके बाद में चलिए मैंने कुछ और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज मैंने की। स्लोली मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई, एलोपैथी जो दवाइयाँ चल रही थी वो भी बंद हो गई, नींद की दवाई चल रही थी वो भी मैंने बंद कर दी। और स्लोली मतलब इसके बाद फिर मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, और नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड इसी सबसे मैं इसे जुड़ा हुआ हूँ। तो आई रियली ओवर लास्ट टू हिम एंड दिस आई विल रिमेंबर थ्रू ऑल माय लाइफ। सो आई वांटेड टू शेयर दिस, सो दैट्स व्हाई आई हैव स्पोकन ऑन दिस। तो मैं चाहूँगा कि दूसरे लोग भी इस तरीके जैसे अगर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई फेस कर रहे हैं, मुझे एक्चुअली पेट प्रॉब्लम पेट में ही थी, उसके कारण मुझे दिमाग में प्रॉब्लम आ रही थी। वो जब पेट की थोड़ी प्रॉब्लम साल में धीरे से योगा मैंने आपको रेगुलरली करता रहा हूँ, मैं प्राणायाम और योगा करता रहा हूँ, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और कुछ एक दो होम्योपैथिक मेडिसिन थी, बाकी मैं अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। आई एम परफेक्टली फिट साइकोलॉजिकली एज वेल एज मेंटली फिजिकली आई एम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम लिविंग माई एंजॉइंग माई लाइफ। तो इसलिए मैं, मेरे पास बच्चे सभी सेटल्ड हैं, आई हैव नो, मेरे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑल आर मैरिड एंड ऑल आर एम्प्लॉयड। ऑल थ्री चिल्ड्रन एंड ऑल थ्री आर मैरिड एंड ऑल 6 आर एम्प्लॉयड। तो मुझे उस सबसे मैं फ्री हूँ। तो मैं बाकी टाइम में जो बचा हुआ है मेरे लिए मैं चाहता हूँ समाज के लिए दूँ, इसलिए मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। जो भी मैंने इनको बोल रखा है, कहीं मेरी जरूरत हो, यू ऑलवेज डोंट हेजिटेट टू कॉल मी, आई विल बी फर्स्ट मैन टू रीच हियर। तो आज भी मुझे बताया तो मैं आ गया। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का, सॉरी। नमस्कार, थैंक यू। अंकल आप पूरा खुश हैं पैसा? नहीं, एब्सोल्युटली क्रेडिट गोज टू हिम फॉर दिस। थैंक यू सो मच सर। सर ने अपने गांव में भी एक मानसिक स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य की कई सेवाओं के लिए एक शिविर भी लगवाया था, जिसमें पायस विजन संस्था keep doing that. तो ये काफ़ी अप्रिशिएबल सर है, थैंक यू सो मच सर। इसी श्रेणी में हमारे साथ जुड़े थे अनुराग त्रिपाठी सर। मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि हमारी संस्था के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Thank you for everyone who is watching. And of course, Ashish Bhaiya. My name is Anurag Tripathi. I am a semi-qualified chartered accountant. And for a couple of years, I was facing some difficulties in my behavior. So I recognized that it's a psychological issue. So Ashish Bhaiya counseled me for many things. So now I'm not that completely fine, but still I am able to survive the things that I am not able to do at that time. So जैसे हम सब जानते हैं, आशीष भैया इज ऑलवेज हेल्पफुल है, ऑलवेज सपोर्टिंग। जब भी हम लोग आते हैं कि भैया आशीष भैया क्या हो रहा है यार, ये देख लो, तो उनके रहते कोई दिक्कत नहीं है, हम बात कर लेते हैं ये लोग। एंड मैंने बहुत लोग को मैंने देखा है, बहुत साइकेट्रिस्ट को देखा है, साइकोथेरेपिस्ट को देखा है। उनका मोटिव होता है कि ये फाइनेंशियल मोटिव मोर देन इकोनॉमिकल मोटिव। बट आशीष भैया का ऐसा सीन है कि वो खुद फीस नहीं लेते हैं। कई बार तो मैं कहता हूँ भैया फीस ले लो, क्या है, क्यों, मतलब यार घर नहीं चलाना क्या आपको। तो आशीष भैया का ये रहता है। सो ही इज अ वंडरफुल पर्सन। मैंने इनके लिए कुछ लिखा है। आशीष भैया तो लिखा है आपको यार, सुनो। तो आशीष भैया जानते हैं मैं काफ़ी अच्छा लिख लेता हूँ, भैया पढ़ाया भी है मैंने। लेकिन जैसे सबको पता है कि आशीष भैया ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। तो एक वो है कि आई नो आई एम अ जीरो, बट नॉट दैट वन विच इज प्लेस बिफोर द डिजिट, बट द जीरो दैट इज प्लेस आफ्टर डिजिट। That is not 0-1, I am 1-0. So इसलिए आशीष भैया congrats once again and thank you so much for listening me. Thank you guys. थैंक यू अनुराग सर। हमारी इसी जर्नी में हमारे साथ जुड़ी है श्रेया। मैं श्रेया को आमंत्रित करना चाहूँगी कि अपने शब्द, अपना एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, सो आई एम श्रेया। तो माय जर्नी स्टार्टेड लाइक मैं बहुत ज़्यादा मैंने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया एंड काउंसलर्स को दिखाया एंड माय सिस्टर वर्क हियर। तो फिर मिले मुझे आशीष सर। मुझे बेसिकली प्रॉब्लम्स आ रही थी फिजिकल इशू लाइक स्टमक वगैरह, एंड करियर में भी थोड़ी इशूज़ थे। फिर जब सर मिले, मतलब द वेरी फर्स्ट डे आई हैड वेरी फर्स्ट लाइन कि एक्चुअली गुड पीपल एग्जिस्ट। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग थी। एंड उनका बिहेवियर, आई थिंक मैंने वो पहला इंसान ऐसा देखा था जो इतना कामली लिसन करता हो किसी को। तो मुझे मेंटल हेल्थ में विश्वास पूरा था, बट अभी भी
मिथ था कि हाँ शायद ये चीज़ मतलब मेरी एज में होना कॉमन नहीं है, मतलब क्यों हो रहा है, आई एम वेल एस्टैब्लिश्ड और अभी मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ पर्सनल ग्रोथ, तो उसमें सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एंड जैसा अभी उन्होंने कहा कि फीस वाला सीन बहुत ज़्यादा कॉमन है, सर बिल्कुल भी फिनेंशियली एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ माई सजेशन कि प्लीज़ फोकस ऑन दैट पार्ट टू। एंड बाकी आई रियली गो यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रेया। पायस विजन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया हम लोग इंटर्नशिप भी करवाते हैं, हमारे कुछ इंटर्न्स यहाँ पे हैं, उन्हीं में से मैं बुलाना चाहूँगी सबसे पहले वर्तिका जी को कि कुछ अपने शब्द हमारे साथ शेयर करें। आई एम हियर डूइंग माय इंटर्नशिप, बट रियली इतना मुझे यहाँ अच्छा लगता है यहाँ आके, सर का बिहेवियर, हमारी मैम है, यहाँ का एटमॉस्फेयर सही में बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ मैं यहाँ पे आके। मुझे क्लासेस तो सर मुझे शायद 15 डेज़ में 20 डेज़ में पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं, मेरी सारी थ्योरी क्लासेस खत्म कर देते हैं, बट इतना टाइम वो हम लोग को देते हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस वो डे टू डे में जो भी यहाँ पे चल रहा है हम लोग को कन्वे करते हैं, उससे हम सही में बहुत कुछ सीख रहे हैं। एंड रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू सर एंड एटमॉस्फेयर एंड दी मैम एरिया। लेकिन सही में एक अप्रिशिएबल है यहाँ पे कि सर एक मुझे मतलब 20 डेज़ में या 1 मंथ में सीख सकती हूँ, मुझे सारी फाइल्स मिल जाएंगी मैं कर लूँगी, बट डे टू डे जो एक्सपीरियंसेस बताए जाते हैं यहाँ पे इट इज़ रियली वेरी एडमायरेबल एंड रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव रीच्ड हियर। I didn't know about this Paayas Vision, but Kiran ma'am suggested me. I came here. First day it was awkward कि मैं यहाँ कैसे करूँगी, क्या करूँगी, but really after long gap, I have 2 children. I have done my MA in 1998, but after that I have started my career again, and I'm really very thankful. I'm thankful to sir and really very happy here. इसी जर्नी में हमारे साथ जुड़ी भावना जी, मैं भावना जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मेरे तो एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि बस एक ही शब्द में है कि बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे करियर की स्टार्टिंग ये कह सकते हैं या री स्टार्ट माई लाइफ यहाँ मैं आई थी आभा मैम की थी, बस ये सोच के कि उन्होंने कहा कुछ बच्चे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, आप जाओ मिल के आओ, कैसा लगता है मुझे बताना। और मैं यहाँ आई और यहीं पे होके रह गई, आगे मुझे कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ। तो आशीष सर का तो ऐसा है ना कि जो इनसे एक बार मिल ले वो मुरीद हुए बिना रह नहीं सकता। तो मेरा और इनका भी ऐसे ही है कि मुझे लगता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में कि कुछ इनसे बात कर लेनी चाहिए। और रिसेंटली अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरी बेटी बाहर गई और मैं खुद सफ़र करने लगी एंग्जाइटी पे, कहाँ दूसरों की काउंसलिंग का सोच रही थी और अपनी काउंसलिंग के लिए मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ गई कि मैं उस सिंड्रोम से बाहर नहीं आ रही थी कि एकदम से बच्चा मुझसे दूर गया है और सब कुछ नॉर्मल था, पर कहीं कुछ ऐसा था जो रुक गया था। मैं एज ए ब्लॉगर वर्क करती हूँ और मेरे पास मतलब थॉट्स का एकदम समुद्र था जो एकदम खाली हो गया। ब्लॉग के थ्रू जो लोग मुझसे मतलब मेरे फॉलोअर्स हैं वो रोज़ मुझसे बोल रहे हैं कि कुछ मैम अब आप कुछ डाल नहीं रही, कुछ कर नहीं रही और आपकी जो ओरिजिनल चीज़ें थी वो एकदम मिस हो रही हैं, हमारी आदत हो गई। और मेरा हाल ये था कि एकदम ब्लैंक हो गया था, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था और हमने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा। फिर हमने सोचा सर से एक बार पूछना चाहिए क्या ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल कुछ हो रहा है। और सर ने फ़ोन पे ही मेरी भी मदद करी, उन्होंने 2-3 चीज़ें मुझे बोली और जो सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ पेन उठाओ और जो मर्जी आई लिख डालो। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने उस वक्त जो ब्लॉग लिखा मेरा सबसे ज़्यादा हिट ब्लॉग है वो, कि मुझे बाहर के देशों से लोगों के आईफोन आए और उन्होंने मेल्स करी कि मैम कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा कि आपके नाम की ही मेरी बेटी है या उनकी बेटी का नाम भी भावना ही है।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, सर से मिलके मेरी अंदर की चीज़ें जो बाहर आई हैं और एक पॉलिश्ड वे में आई हैं, लोगों के साथ जो मैं जुड़ पाई हूँ, उसमें सर का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सर। थैंक यू भावना जी। अब मैं अपनी अगली इंटर्न दीक्षा को बुलाना चाहूँगी कि वो कुछ शब्द कहें। एवरीवन, मेरा एमए साइकोलॉजी से मैं यहाँ पे इंटर्न करने के लिए आई थी, इंटर्नशिप करने के लिए आई थी। मैंने बहुत ज़्यादा दर दर ढूंढने की कोशिश की कि मुझे मतलब कहीं से पता चले इंटर्नशिप के लिए। ऑनलाइन तो पता चल रहा था, बट ऑफलाइन नहीं मिल रहा था मुझे कहीं। जैसा कि अगर मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ तो अगर मैं सीखूँगी नहीं तो फिर इंटर्न करने का कोई मतलब नहीं इंटर्नशिप का। तो मैंने कई जगह पे पता किया, तो मुझे आस्था दीदी ने बताया कि यहाँ पे पायस विजन संस्था करके है। तो मैं स्टार्टिंग में जब आई तो मुझे इतना नहीं लगा था कि शायद मैं इतना सीख पाऊँगी, बट डे बाई डे मैं जैसे यहाँ पे ग्रो कर रही थी, मतलब जो चीज़ें नहीं थी, पता नहीं थी कि ये चीज़ें सॉल्व हो जा सकती हैं, जो चल रही थी माइंड में पहले कि शायद लग नहीं रहा था ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि लाइफ में वो चल रही थी। लेकिन जब यहाँ पे सर से बातचीत होती है तो एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे कट होती चली जाती है। आप एकदम एक लाइफ ऐसी स्टार्ट करना लगते हो, आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप लाइफ जीने लगते हो। और बहुत ज़्यादा सर का हेल्प रहा कि आप एक भी छोटी सी प्रॉब्लम लेके आएंगे तो सर उसको आपको कायदे से सुनेंगे, आपको उसका हल बताएंगे। आपके कई सारी चीज़ें होंगी, आप क्रॉस क्वेश्चन भी करोगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा। तो सर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। यहाँ पे आने के बाद ही सर के ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको बहुत एकदम पॉजिटिव फील आएगी कि यहाँ पे आप अगर कोई भी अपना बाहर का कुछ भी प्रॉब्लम लेके आ रहे हो तो सर से बात करने के बाद में सारी एकदम सॉल्व हो जाती है और सर हर चीज़ का सोल्यूशन रखते हैं अपने पास में। थैंक यू दीक्षा। अब मैं अपने चीफ गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगी कटिंग के लिए। हमारे फेस्टिवल के हाथ बंद कर दी उसका नहीं, उसको ही लोग ज़्यादा ठीक है। मंच पे हवा चल रही बंद हो रहा है ना, हवा चल रही बंद हो रही है। सर आप जल्दी जाइए ना। हाँ सर आप आइए। कायदे से आप काटते हम लोग को कटवाना है। आपको खाना भी चाहिए आशी भैया? बोलना क्या है? वैसे भी कम खाते हैं। हाँ क्यों नहीं यार, गलत है यार, गलत बात है यार। हम तब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपनी अगली इंटर्न प्रगति को बुलाना चाहूँगी कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारी संस्था के साथ जुड़ने का शेयर करें। सबसे पहले तो मैं आशीष सर को बहुत ज़्यादा कांग्रेट्स बोलूँगी कि उन्होंने ये खोला अपना पायस विज़न, और वो लगता है कि जैसे हम लोग के लिए ही खुला था।
एक क्योंकि चीज़ होती है कि एक सौभाग्य होता है सबसे मिलने का, तो ये मेरे जीवन का शायद सबसे बड़ा सौभाग्य कि सर से मिले हम। मेरे मन में इतने सारे सवाल चलते थे, हमें नहीं पता था कि इंटर्नशिप ऐसे ऑफलाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर एक बार को लगा ऑनलाइन करें, फिर लगा ठीक है ऑफलाइन करते कुछ सीखने को ही मिलेगा। और फिर जब यहाँ आए फर्स्ट टाइम तो थोड़ा डर सा लगा देख के कि पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन जब सर से दोबारा आए क्लास लेने, सीखा सारी चीज़ें, तो जैसे मेरे मन में जितने सवाल चलते थे जिनके जवाब हमें कोई नहीं देने वाला था, इवन घर में भी किसी से हम शेयर नहीं कर पाते थे, वो सारी चीज़ें हमने सर से पूछी कि हाँ ऐसा क्यों होता है, हमें सपने में ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं, ऐसा क्यों दिखता है। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई और हम उनको कहते भी कि वही हैं जो मेरी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं, जो पूरी तरीके से हमें सारी चीज़ों का जवाब देते हैं। वो कभी ये नहीं कहते हैं नहीं अभी मत पूछना बाद में पूछना, वो हर एक चीज़ बताते हैं। और यहाँ आने के बाद तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इतना ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि एकदम से लगता है बस यहीं के हो के रह जाओ। मेरी इंटर्नशिप अभी कंप्लीट हो चुकी, एग्ज़ाम दे के बस जाना है, लग रहा कि ना जाना पड़े, यहीं रहे। और सर तो हैं ही बहुत अच्छे, सर तो मेरे लिए बिल्कुल गौतम बुद्ध हैं, क्योंकि वो हमें सारी चीज़ें सिखा रहे, समझा रहे। थैंक यू। थैंक यू प्रगति। अभी बस 15 दिन 10 दिन पहले हमारे साथ हमारी एक और इंटर्न जुड़ी है, आस्था जी। मैं आस्था को बुलाना चाहूँगी कि वो अपना कुछ दिन का एक्सपीरियंस हमारे साथ हमारी संस्था के साथ शेयर करें। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ आस्था वशिष्ठ। मुझे जुड़े हुए सिर्फ आई थिंक 1 वीक या 1 वीक से कुछ ज़्यादा ही हुआ है। मैंने ही जो अभी जो 2 इंटर्न आए उन्हीं को सजेस्ट किया था कि आशीष सर के लिए मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि वो ऑलरेडी यहाँ से कर चुकी है। सर से मिलने के बाद मैंने जब कॉल पे बात करी थी तब तो मुझे नहीं लग रहा था ऐसा कुछ होगा, पर सर से मिलने के बाद ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिली उनसे कि मुझे लग रहा था यहाँ से जब मैं आती थी इंटर्नशिप मतलब लेने के लिए क्लासेस, मुझे टाइम का ही नहीं पता चलता था कितना टाइम हो गया। मुझे जाने की इच्छा नहीं होती थी कि मैं घर जाऊँ। और स्टार्टिंग में मुझे इतनी क्यूरियोसिटी, इतने क्वेश्चंस आते थे कि मेरे क्वेश्चंस ही नहीं ख़त्म होते थे कि मैं किस चीज़ पे एंड करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकल के आते थे। अभी मुझे कुछ ही दिन हुए हैं तो मैं अभी आगे जर्नी और पूरी करनी है मुझे इंटर्नशिप की अपनी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। इसी साथ हमारी श्रेणी में जो जुड़े हैं वो हैं हमारी स्पीच थेरेपिस्ट। अब मैं अपने स्पीच थेरेपिस्ट को बुलाना चाहूँगी अवधेश सर को कि वो हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं, तो वो शब्द कहें। नमस्कार सभी को। मेरा आशीष सर से बहुत 5-6 साल हो गए ऐड हुए, और ये जो भी प्रोग्राम करते मैं ज़रूर आता हूँ, कहीं भी हूँ कैसे भी हूँ, मैं हमेशा इनके प्रोग्राम में हमेशा आता हूँ। और जो भी सेवाएं होती हैं स्पीच थेरेपी द्वारा, या कोई कम्युनिकेशन स्किल है या स्टैमरिंग है या आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है, तो सारे बच्चे इनके साथ शेयर करते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है जरूर आता है। बस बहुत अच्छा है इनका और ऐसे करता है। होता क्या है कि आज की डेट में जो मानसिक रोगी शब्द लगा हुआ है उस वजह से ज़्यादा दिक्कत है। मानसिक रोगी ना कह के अगर हम उनको कहें कि उनको कुछ प्रॉब्लम जो आ रही हैं, उन कारणों को ढूंढने के लिए हम किसी के पास जब जाते हैं, काउंसलिंग के जाते हैं, तो जो हमारे अंदर क्वेश्चंस हैं, जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उन लोगों ने बोला कि मेरे अंदर इतनी क्वेश्चन है, इतनी क्यूरियोसिटी है कि जो उनकी सॉल्व नहीं हो पा रही। लेकिन जब हम किसी और से पूछते हैं जो ट्रेंड नहीं है, जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें जो हमारी क्यूरियोसिटी है वो साफ नहीं हो पाती। हम बता उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जब उन्होंने जो बताया, फिर हमें लगता है कि शायद इसका तो मतलब ये हो सकता है, ये जो हम चाहते थे वो तो निकल के नहीं आ रहा है, तो हमारे स्टेप वहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन जब हम किसी जो ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, जब उसके पास जाते हैं तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना उनको सॉर्ट आउट करके बहुत अच्छा आपको रिप्लाई मिलता है, जिससे आप आगे बढ़ पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो हम मन में सोच रहे हैं, जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, उनका अगर प्रॉपर रिप्लाई जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा मन शांत नहीं होगा। और जब मन शांत नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति जो कुछ समझने आ रहा था वो खुद ही डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर घर करने लगती हैं। और बहुत समय तक अगर उसको लोगों ने वॉच नहीं किया, जैसे आप लोग देखते हैं कि घर में आपके कोई बच्चा है या कोई बड़ा भी है और वो बहुत समय तक शांत रहने लगा या वो एकांत ढूंढने लगा है,
या वो कहीं बाहर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा, तो आपको उसको वॉच करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं डेवलप कर रही हैं जिसका उसको आंसर नहीं मिल पा रहा है। कई बार होता है कि जैसे कि मान लीजिए वो पढ़ाई के दौरान ही अगर हम देख लें कि वो अगर पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद उसको लगता है कि हम अपना जो एग्ज़ाम है वो फेस नहीं कर पा रहे, या उसकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो जिसका उसका आंसर उसको कहीं नहीं मिल पा रहा, तो वो या तो एकांत ढूंढने लगता है या कहीं ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाता है कि जहाँ पर उसको प्रॉब्लम और बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक उसको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलेगा तब तक तो वो उसकी डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। अगर उसको लगता है कि किसी सब्जेक्ट को हमें तैयार करने में 1 महीने का समय लगेगा और एग्ज़ाम के लिए 10 दिन का समय बचा है, तो वो क्या करेगा? उसके पास इसका सल्यूशन नहीं है कि हम 10 दिन में क्या कर सकते हैं, और इस कारण क्या होगा, डिप्रेशन में जाएगा और 10 दिन में जो कुछ भी कर सकता था वो भी नहीं करेगा। और जब वो नहीं कर पाएगा तो आगे क्या होगा कि उसकी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगे। उसको लगेगा हम किसी काम के नहीं हैं, और इसी क्रम में उसको सुसाइड का आने लगता है कि अब हम तो समाज के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मदर फादर या पेरेंट्स तो सोच रहे थे कि हम इसको ये बनाएंगे, लेकिन हम तो बन ही नहीं पाएंगे। जब वो ऐसा सोचेगा कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे, तभी वो डिप्रेशन में है। और तभी उसको काउंसलिंग की प्रॉपर ज़रूरत है कि अगर उसको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये मैं नहीं कर सकता, तभी उसको काउंसलर के पास लाने की आवश्यकता। और हमें ऐसे लोगों को हमेशा सर्च करना चाहिए। ये केवल हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हम समाज का भला कर रहे हैं। जब हमारे पास अगर समय है तो हम कुछ अपने लिए करने के साथ साथ समाज के लिए भी करें। तो हमें ये वॉच करना चाहिए कि वो इस तरीके से ऐसा क्यों सोच रहा। तो जब देखिए ट्रेंड आदमी के पास लाएंगे, जिसको एक्सपीरियंस है उसके पास लाएंगे, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर हम अनट्रेंड के पास ले जाएंगे तो उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो जहाँ तक हमें लगता है कि हम छोटी मोटी प्रॉब्लम है हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो हम लोग करें, अदरवाइज लगता है कि नहीं तो उसको काउंसलर के पास ज़रूर लेकर। और ये एक समाज सेवा बहुत अच्छी है, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि समाज में अवेयरनेस नहीं है इसके। आप देखिए कि संस्था 10 साल से काम कर रही है, अगर वैसे देखें तो 13-14 साल से काम कर रही है, लेकिन संस्था से कितने लोग जुड़े हैं? तो उसका कारण यही है कि हम इस चीज़ को अभी भी समझ नहीं रहे। जैसे कि आपने देखा कि बहुत समय पहले तक लोग फिजिकल अवेयरनेस भी नहीं थी। लोगों ने पहले के ज़माने में देखिए सुबह उठ करके लोगों को एक्सरसाइज करना हर घर में होता था, हर घर में साधन भी होते थे, लोग बहुत दूर तक पैदल चलते भी थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। समाज में बिल्कुल इसको ये माना जाने लगा, स्टेटस सिंबल लोगों ने बना लिया। पैदल अगर आप चल रहे हैं, कहने लगा वो तो आदमी को दे रहा चलने नहीं, अरे आपके पास तो गाड़ी है। लेकिन जब से आपने देखा कि रामदेव जी आए, इन्होंने योगा का प्रचार अपना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों को इसकी प्रॉब्लम को समझ में आया कि मुझे ये करना चाहिए। लेकिन अभी भी क्या है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधे फिजिशियन के पास जाएंगे, तो वो आपको ये चीज़ नहीं बताता। वो केवल मेडिसिन लिखता है और कहता है घर में जाके रेस्ट करें। तो मेडिसिन क्या काम करेगी और क्या साइकोलॉजिकल आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पर उसको मेडिसिन की ज़रूरत है और कहाँ पर उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हर चीज़ दवा से नहीं ठीक होगी। अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मुझे भी एक बार ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि फिज़िकली मुझे लगता था कि मुझे बीपी हो रहा है, मुझे कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कभी पेन हो रहा है। और मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने तमाम सारी मेडिसिन दी, 6-8 महीने तक इलाज भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। लेकिन होता क्या है कि तब हम लोग को ये नहीं पता होता, जैसे अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारे काउंसलर आपको नहीं मिलेंगे, अभी भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। उसका कारण यही है कि जब लोगों में अवेयरनेस नहीं है तो वो खोल के बैठा 6 महीने 8 महीने साल भर उसने मेहनत की, उसने कहा कोई आता ही नहीं है। आता भी है तो वो पलट के नहीं आता, वो कहता इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आए और इंजेक्शन लगाया तुरंत रिलीफ हो गया। इसको तो आपको भी समझना है, इसके साथ साथ जो उसके पेरेंट्स हैं या उसके साथ वाले लोग, उनको भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ समाज में क्या पेरेंट्स क्या समझते हैं, वो समझते हैं बच्चे को कोई प्रॉब्लम हमसे अच्छा कौन कर सकता है। काउंसलर क्या करेगा, उसके पास लेके जाने की क्या ज़रूरत है।
जितना हम अपने बच्चे के बारे में समझते हैं उससे ज़्यादा तो कोई समझ ही नहीं सकता। जितना अच्छा हम कर सकते हैं दूसरा तो कर ही नहीं सकता। लेकिन समस्या ये है ना कि एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में भी तो कुछ गैप होता है। उस गैप को कौन फिल करेगा? बच्चा आपसे सारी चीज़ें नहीं शेयर करता और सारी चीज़ें आप अपने बच्चे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो गैप है वो फिल कौन करेगा? तो उसके लिए काउंसलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और काउंसलर का आज की डेट में बहुत काम है। आप देखिए सुसाइड रेट कितना बढ़ता जा रहा है। बच्चे पढ़ने के लिए कोचिंग्स के लिए बाहर जा रहे हैं, आप देखिए पेपर उठा करके डेली वो सुसाइड कर रहे हैं। तो खैर कुछ जगहों पे ये सिस्टम हो रहा है कि वो काउंसलर को बुला रहे हैं और अपने कोचिंग्स में और स्कूल्स में उनको बुला करके काउंसलिंग दे रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें उसमें से ये ढूंढना है कि किसको वाकई में ज़रूरत है। हम आम पब्लिक में अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो हमारी बात को सुन ही नहीं रहा, ना समझ रहा हो, तो पता नहीं क्या ये आकर के बताते, ऐसा भी कहीं कुछ होता है। क्योंकि अभी भी उनके दिमाग में तो यही है कि डॉक्टर के पास जाओ, कोई समस्या है डॉक्टर के पास जाओ, दवा देगा ठीक हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, इस चीज़ का इलाज सिर्फ और सिर्फ काउंसलर के पास है। तो ये हमें समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग संस्था से जुड़ रहे हैं या यहाँ पढ़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ड्यूटी उनकी बन जाती है, क्योंकि समाज में अभी अवेयरनेस नहीं है। तो जो लोग आ रहे हैं और इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं इसके लिए ज़रूरत है, उनकी ड्यूटी बन जाती है कि कम से कम वो लोग ये सोचें कि महीने में 2, 5, 6, 10 जिनसे भी हम मिल सकते हैं वहाँ पर ये चीज़ को बताएं और देखें। उनका बिहेवियर अगर लगता है तो उनको सजेस्ट करें कि आप एक बार जाके देखो, तो कम से कम वो लोग आएंगे तो ऐसे ही संस्था के बारे में भी लोगों को पता चलेगा और उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट होनी शुरू होंगी। जो हम लोगों का बेसिक पर्पज़ है कि समाज को हम लोग कुछ देना चाहते हैं, लेकिन समाज को भी तो पता हो कि उसको कुछ मिल सकता है, उसको ये ना लगे कि हम वहाँ जा रहे हैं और अपना समय खराब करें। तो जब तक उसको पूरी तरह से हम लोग बताएंगे नहीं, अवेयरनेस उनके अंदर लाएंगे नहीं, तब तक लोग जुड़ेंगे नहीं और इसका लाभ नहीं लेंगे। और आज की डेट में ये मतलब ऐसा नहीं किसी एज ग्रुप के लिए नहीं है, बच्चों के लिए अलग समस्याएं हैं, जिनको कैरियर की प्रॉब्लम्स हैं उनकी अलग सिचुएशंस हैं, जो एजुकेशन फील्ड में हैं उनकी अलग सिचुएशन है। और एक बड़ी चीज़ आप ये देखेंगे आजकल जो रिटायरमेंट में है उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा भाई साहब ने बताया, तो अब ये क्या है, ये जो लोग रिटायर हो रहे हैं, बच्चे बाहर सेटल हो रहे हैं। भाई आज की डेट में ऐसा तो है नहीं कि 4 बच्चे हैं तो 1-2 घर में रह जाएंगे। आज की स्थिति तो ये है 4 है तो चारों बाहर अब्रॉड चले जा रहे हैं। अब चारों अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो वो जो खालीपन है वो कौन फिलअप करेगा? तो उनको ना कहीं से तो जुड़ना पड़ेगा। काउंसलिंग के माध्यम से उनको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या रूटीन लेना चाहिए, हमें अगर हम खाली हैं तो समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब हम लेकर के आएंगे उनको पता चलेगा, तो एक तो उनका टाइम उसमें इंगेज होगा। दूसरी चीज़ें ये है कि वो जो रात दिन ये सोचते हैं ना कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, वो सही दिशा में जा भी रहा है कि नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रात दिन यही तो सोच रहा है, क्योंकि उनको अपनी चिंता नहीं है, उनको चिंता अपने बच्चों की है। तो उस कंडीशन को फिलअप करने के लिए उनको काउंसलर के पास आना पड़ता है। और बहुत सारे लोग अभी भी इस तरह से परेशान हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। उनको या तो पता नहीं होता है कि ऐसा भी कहीं कुछ व्यवस्था हमारे लिए है, या वो जहाँ भी जाते हैं चीट हो जाते हैं, तो इसलिए वो दोबारा ऐसा प्रयास नहीं करते। कि बुजुर्गों को एक ये भी डर रहता है कि अब हम ऐसा ना हो कहीं हमको चीट कर लिया जाए, हम सक्षम नहीं हैं, बच्चे हमारे बाहर हैं। तो ये हम लोगों की मॉरल ड्यूटी है कि हम लोग इसको ध्यान में रखें और अपने आसपास तो कम से कम इसको फैलाने का करें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग थोड़ा भी अवेयरनेस लाएंगे तो संस्था के लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अभी कुछ ही देर में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होंगे हमारे एक और चीफ गेस्ट, संघ के क्षेत्र संपर्क प्रमुख सुरेश जी। तो उनके विचारों को सुन के ही आप लोग जाइएगा। तब तक मैं अपने पायस विजन के अध्यक्ष से आग्रह करूंगी कि हमारे चीफ गेस्ट DK तिवारी सर को शॉल देकर सम्मानित करें।
मैम कुछ शब्दों को आप सबके सम्मुख रखना चाहती हैं, तो मैं मैम से निवेदन करूँगी कि अपने शब्दों को सबके सम्मुख रखें। सर ने बहुत अच्छी बातें कही और उन्हीं बातों से एक और थॉट प्रोवोक हुआ कि मुझे जो आप लोगों से कहना है, जो अभी तक यहाँ पर बातें हो रही हैं वो क्लिनिकल मॉडल को लेकर हो रही हैं। साइकोलॉजी की अगर बात करें तो दे आर 2 मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल एंड द क्लिनिकल मॉडल। अभी तक जो बात हो रही है वो क्लिनिकल मॉडल की प्रॉब्लम अराइज हो गई हैं, इश्यूज़ आ गए हैं, उनको हम कैसे हेल्प करें और कैसे मिनिमाइज़ करें। हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे ग्रोथ मॉडल पे। साइकोलॉजी उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर सकती है कि इन समस्याओं का उत्पन्न होने की परिस्थितियाँ ही ना बने। अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स आर मोर कंसर्न अबाउट द एकेडमिक अचीवमेंट इन द एकेडमिक ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, कि अगर पेरेंट्स तब तक काउंसलर या उनको नहीं ढूंढते हैं जब तक उनका एकेडमिक में प्रॉब्लम ना हो। अगर बच्चा स्कूल में अच्छा पढ़ रहा है, उसमें इमोशनल इश्यूज़ हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, तो लीस्ट बॉदर पढ़ तो रहा है, अगर प्रॉब्लम वहाँ उन्हें दिखाई देती शुरू हो जाती है कि जब एकेडमिक डिटोरेशन होता है। ठीक, तो कहना ये चाहते हैं कि सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट इज़ नॉट द गारंटी ऑफ द लाइफ सक्सेस। लाइफ में सक्सेस होने के लिए एकेडमिक स्किल से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है सोशल और इमोशनल स्किल्स। तो साइकोलॉजी इज़ प्रेजेंटली मोर टॉक अबाउट द SEL, सोशल इमोशनल लर्निंग। तो अगर हम बच्चों को परिवार और स्कूल दोनों के सहयोग से, स्कूल फैमिली पार्टनरशिप के थ्रू ये बता सकें, ये सिखा सकें कि कौन सी इमोशनल स्किल्स हैं जो कि उनको मिनिमाइज़ कर सकती हैं उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, कौन सी सोशल स्किल्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत प्रॉब्लम है कि आजकल दोस्त नहीं बन रहे हैं, और जब वही स्किल्स का अभाव है और ऐसे बच्चे किशोरावस्था में एंटर करते हैं तब प्रॉब्लम्स बहुत लास्ट रूप में सामने आती हैं। तो मिनिमाइज दोज बच्चों को और अच्छे से हैंडल करने के लिए आई थिंक कि साइकोलॉजिस्ट और आई सजेस्ट कि आशीष जी और उनकी टीम को SELs पे काम करना चाहिए। सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए कुछ मॉड्यूल्स प्रिपेयर हैं, नहीं तो करा जा सकता है, और डिफरेंट स्कूल्स में जाकर राइट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड कि हम कहाँ से शुरू करें कि बच्चों की में होप डेवलप हो, उनमें रेजिलियंस डेवलप हो, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस डेवलप हो, और इन पॉजिटिव पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करके हम उनको क्लिनिकल की प्रॉब्लम को से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। संस्था में लोग जुड़ते गए, बढ़ते गए, इसी क्रम में एक हमारी संस्था की सबसे छोटी सदस्य जो हमारे साथ जुड़ी है वो है अदिति मिश्रा। मैं उनको बुलाना चाहूँगी कि वो अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करें। ये तो अक्सर आती रहती है, मोबाइल में तो अक्सर आती है। फिर दिस साइड मज़ा आता है वीडियोस बनाने में, तो हम लोग वीडियोस बनाने के अलावा भी मस्ती तो करते ही हैं, और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग एंजॉय करते हैं वीडियोस बनाना, और हम लोग एक दूसरे के बारे में वीडियोस की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और जानते हैं। इवन मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पता चली, जो मैं स्कूल में अपने दोस्तों को बताती हूँ, जिससे उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी मुझे अच्छा लगा कि पापा ने मुझे यहाँ पे मुझे बताया कि मुझे भी यहाँ पे आना चाहिए, तो मेरा एक्सपीरियंस अभी इतना ही है।